जी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि सर 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पारित था, जो उस वक्त लागू था 2016-17 में, जब ये बसीरपुर तलोट घाटा शेर में जो प्रस्तावित था, उस वक्त जो जमीन लेनी थी, तो उस कानून को बाईपास क्यों किया? और सर सबसे बड़ी विचित्र बात देखिए कि 2016-17 के उस वक्त में शाहपुर अव्वल, जिसे हम मांदी गांव के नाम से जानते हैं, उसका कलेक्टर रेट था 17,10,500 रुपए। तो फिर वो क्यों नहीं लिया गया? दरअसल कलेक्टर रेट निर्धारण में ही बहुत बड़ा फ्रॉड है। मेरा एक सवाल है, सामने जो खरीदार है वो HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, सामने सरकारी एजेंसी है, सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी तो रिश्वत देने से रही, ना दलाली देने से रही। सरकारी कंपनी किसी को कैसे रिश्वत दे सकती है? आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, कौन HSIIDC का कौन अधिकारी क्यों देगा? उसे इससे क्या लाभ हो सकता है? अच्छा, उचित रेट का मतलब क्या है सर? उचित रेट तो 30 लाख भी हो सकता है, 70 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। उचित रेट की परिभाषा क्या है? उसमें भरा नहीं गया। भरा नहीं गया, इसका मतलब क्या है? फैक्ट्स को कंसील्ड किया गया, छुपाया गया तथ्यों को। फिर बंद कमरों में रेट डिसाइड हो गया। किसानों को तो बाद में पता लगा कि ये तो 30 लाख हो गया। कई किसानों ने ऑब्जेक्शंस लगाए, मैंने रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिखाए। जब जमीनें सर 2013 के अनुसार नहीं दी गई और फिर बहुत सारे किसानों ने जमीन नहीं दी, तो डॉक्टर अभय सिंह ने सोचा कि ये तो जमीन नहीं देंगे तो लॉजिस्टिक हब नहीं बनेगा। तो उन्होंने दबाव पूर्वक रणनीति बनाने के लिए लैंड कंसोलिडेशन एक्ट पास करवाया और हाईकोर्ट ने लैंड कंसोलिडेशन एक्ट की सेक्शन 7 को अल्ट्रा वायरस बताया सितंबर 2024 के ऑर्डर में कि आप कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं कि आपको बदले में दे देंगे, ये कर देंगे। गवर्नमेंट ने पहले पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में और फिर 15 मई 2026 को लेटर जारी होता है कि आपको जमीन देनी पड़ेगी। जोर जबरदस्ती कब्जा कार्रवाई का आदेश देते, किसान डर गए। सरकार ने कर दिया। हाँ, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से 15 मई 2026 को। ये जो नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, इन्होंने कलेक्टर रेट बढ़ने नहीं दिए और जैसे रजिस्ट्री हुई कलेक्टर रेट आसमान छूने लगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का है, वो इसके अग्रेता थे, इस प्रोजेक्ट को लाने वाले थे। तो ये सवाल तो बनता है ना कि क्यों उन्होंने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बाईपास किया। किसान शुरू से कह रहा है वी आर नॉट अगेंस्ट द इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। हम उसके खिलाफ नहीं है सर। किसान बेचारा कह रहा है आप बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी दादा लाई जमीन का मुआवजा तो दे दो। यह लॉजिस्टिक हब में जो गलत काम हुए, जो कानूनों की अनदेखी हुई, उससे बचने के लिए डॉक्टर अभय सिंह यादव जी माजरा एम्स का सहारा ले रहे हैं। माजरा एम्स में तो लोगों ने उल्टे जमीन देने के लिए आंदोलन किए कि सरकार को कि साहब आप हमारी जमीन लीजिए और हमारे एरिया में एम्स स्थापित कीजिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं इंजीनियर तेजपाल यादव। इंजीनियर तेजपाल यादव का एक बार हम आपको परिचय करा देते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक भी कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। नांगल चौधरी से एक बार स्वराज इंडिया पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और इसके अलावा समय समय पर अलग अलग मुद्दों को उठाते रहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी, नांगल चौधरी में भी, हरियाणा के मुद्दों को भी, किसानों के मुद्दों को भी। योगेंद्र यादव से ये जुड़े हुए हैं और इन दिनों जो इनकी बातें अलग अलग मंचों पर आप सुन रहे हैं, उन बातों का निष्कर्ष ये है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की ज़मीन को लेकर के आज हम इनसे जो बात करेंगे वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की ज़मीन को लेकर के ही बात करेंगे। एक बार आपको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की हिस्ट्री में बता देता हूँ बात शुरू करने से पहले। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 2014 से पहले हरियाणा के बावल विधानसभा क्षेत्र में, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा शामिल था, उसमें बनना था। लगभग 3000 एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार ने अधिग्रहित की थी, जिसमें 1200 एकड़ ज़मीन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की थी और बाकी इससे संबंधित जो औद्योगिक वाणिज्यिक शहर बसाना था उसके लिए अधिग्रहित की जानी थी। सरकार अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था कि किसानों के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसान ज़मीन वापस चाहते हैं। हालांकि बाद में किसान बहुत पछताए और यहाँ के लोगों ने भी कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बावल में ही रहना था, लेकिन मनोहर लाल तक फीडबैक जो पहुंचा वो यही पहुंचा था कि किसान अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। उन्होंने बड़ा फैसला लिया, डी नोटिफाई कर दी थी ज़मीन, किसानों को उनकी ज़मीन वापस हो गई थी। इसके बाद नांगल चौधरी में सरकार ने ज़मीन खरीदी। यह एक लंबी प्रक्रिया हुई। इसकी पूरी जानकारी हम तेजपाल इंजीनियर से बात करेंगे। तेजपाल हमें बताएंगे कि किस तरह क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। ये हमने भी आपको समय समय पर बताया है, लेकिन इनका कहना ये है कि जो ज़मीन नांगल चौधरी में खरीदी गई सरकार ने, उस
का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को ये हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था उससे कम मुआवजा सरकार ने खरीदारी करके, मुआवजा नहीं, सरकार ने उससे कम कीमत पर ज़मीन खरीदी और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। और इसके पीछे ये जिम्मेदार मानते हैं नांगल चौधरी के पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को। समय समय पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन उस तरफ से भी वार लगातार होते रहे, इनके खिलाफ भी, इनकी बातों के खिलाफ भी। पिछले दिनों किसान खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन स्वेच्छा से सरकार को बेची है, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये भूमिका हमने आपको बताई है और हमने अगर भूमिका में कहीं चूक की है तो उस भूमिका को सुधारेंगे इंजीनियर तेजपाल यादव। सबसे पहले तो तेजपाल जी आपका स्वागत है एनजेपी हरियाणा में। जो बिल्कुल सर, सबसे पहले महेश सर आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपके एनजेपी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रेम भरा नमस्कार। हम सीधी सीधी बात ये करते हैं कि आपको भूमि अधिग्रहण जो प्रक्रिया की पालना न होने से किसानों को नुकसान की बात करते हैं, इसमें दो बातें आप उनको बिल्कुल साफ करना। एक, किसान ने अपनी मर्जी से 2 रुपए की जमीन 2 रुपए में बेच दी। एक आप ये कहते हैं कि अगर किसान इस तरीके से नहीं बेचते और सरकार अधिग्रहण करती जमीन का तो ज्यादा पैसा मिलता। घोटाले की जो बातें आती, गड़बड़ी की जो बातें आती, मैं जमीन की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं। पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जो आरोप लगते रहे कि इस जमीन खरीद में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, किसी ने पैसा बनाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा गया है, HSIIDC ने चेक से या RTGS से उससे पैसा भेजा है, गड़बड़ी कहाँ हुई है? तेजपाल से बढ़िया कोई व्याख्या नहीं कर पाएंगे इसकी। देखिए महेश सर, सबसे बड़ी चीज तो यह है इसकी लॉजिस्टिक हब की जो शुरुआत जो नांगल चौधरी में जो हुई इस प्रस्तावित आप शुरू से पूरा बता दीजिए, कहानी, पूरी कहानी बता दीजिए। पूरी कहानी में बता रहा हूँ महेश सर। सबसे बड़ी चीज तो क्या थी कि इसकी शुरुआत जो जिस अंदेशे के तहत और जिस मंशा के तहत हुई वही अपने आप में सवाल खड़ी करती है। बताइए। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें MLA नांगल चौधरी जो उस वक्त डॉक्टर अभय सिंह यादव जी थे, उन्होंने खुद कहा कि आई विल प्रोवाइड द लैंड एज पर मच लोअर कॉस्ट, मतलब मैं कम से कम रेट पर जमीन उपलब्ध करवाऊंगा। सरकार को कहा? हाँ, सरकार। और ये बात उन्होंने वर्बली शशि रंजन जी का जो जनता टीवी का जो इंटरव्यू था आपने देखा होगा, उसमें भी ये बात स्वीकारी है कि मैंने कहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बीच में एक बार बात काटूंगा, आप उस बात को पूरी करना। मनोहर लाल इस बात के पक्षधर थे कि महंगी जमीन हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए नहीं लेंगे, महंगी जमीन हम नहीं लेंगे, हम सस्ती जमीन लेंगे। तो बावल में सस्ती जमीन नहीं मिल सकती थी, गुड़गांव में तो और भी महंगी मिलेगी, मानेसर में और भी महंगी मिलेगी। अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इस संदर्भ में ये कहा होगा कि नांगल चौधरी में तो जमीन सस्ती थी रेवाड़ी की तुलना में, तो उन्होंने अगर ये बात इस संदर्भ में कह दी होगी कि जमीन सस्ती हम दे देंगे आपको, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हमको दीजिए। बहुत सी ग्राम पंचायतें निःशुल्क दे देती है कि यूनिवर्सिटी हमको दे दीजिए। अगर किसी बड़ी परियोजना के लिए डॉक्टर अभय सिंह ने, आप मेरी बात काटना जो है, बिल्कुल डॉक्टर अभय सिंह यादव ने ऐसा कह भी दिया होगा, आपकी बात को बड़ी कर देते हैं कि हम सस्ती जमीन दे देंगे, घोटाला क्या किया? देखो सर, सबसे बड़ी बात मैं उसी पर आना चाहूंगा। कहिए आप, मैं मौन रहूंगा कुछ देर, आप अपनी व्याख्या कर लीजिए। सबसे शुरुआत तो ये है कि यहाँ बावल में जो लॉजिस्टिक हब बनना था, तो बावल में किसानों ने काफी अमाउंट की डिमांड की पर एकड़ 1.7 करोड़ 1.6 करोड़। तो अब उसमें क्या हुआ कि यहाँ के जो सांसद थे गुड़गांव के, राव इंद्रजीत सिंह जो उस समय थे, उनका भी यही पक्ष था कि भाई आप किसानों को रजामंद करके आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। और यही एक जनप्रतिनिधि का सर काम होता है कि आप प्रोजेक्ट लाइए, किसान कभी भी किसी सर इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं होते, बस आप हमारी जमीन का उचित मुआवजा दे दो। डॉक्टर अभय सिंह जी ने दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि उनकी, अगर वो ये कह देते कि मैं उचित रेट पर दिलवाऊंगा, मैं कानून के अनुसार दिलवाऊंगा, तभी वो बात सार्थक लगती सर। उन्होंने कहा कि आई विल प्रोवाइड दिस लैंड एज पर मच लोअर कॉस्ट। इसका मतलब उनका शुरू से मंशा थी कि मैं कम से कम रेट में दिलवाऊंगा। अच्छा, आप ये किसानों को दबाना चाह रहे थे। हाँ, दबाना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं महेश सर कि जैसे भाई नांगल चौधरी में सस्ती है, तो यहां अगर 1.5 करोड़ 1.6 CR 1.7 CR तक किसान 2 करोड़ तक डिमांड कर रहे थे, तो वहां कम से कम 70 लाख तो दिलवा सकते थे। अच्छा, इस बात को चलो छोड़िए कि कितने दिलवा सकते थे। एक्चुअली गवर्नमेंट एंड जो मेन जो व्यक्ति था जो उस रेट नेगोशिएशन कमेटी में था, मेन अग्रेता तो इसके डॉक्टर अभय सिंह जी थे। सारा काम थ्रू MLA नांगल चौधरी हुआ है। तो MLA के उस वक्त नांगल चौधरी से MLA डॉक्टर अभय सिंह यादव, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि दे हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसेस? वो तो सर लॉ से PhD किए हुए हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी चाहिए थी। कानूनी प्रक्रिया का मेरा मतलब है उस वक्त 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट लागू था।
तो सर कोई भी परियोजना लाई जा रही है उसके लिए एक मौजूदा और कानून, वो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदर्शन करके कांग्रेस पर दबाव बनवा करके जब बनवाया था, और उस कानून की देन है। देखिए वो कानून कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की, हम उस मामले में देखो राहुल गांधी जी की सराहना भी करते हैं। उसकी वजह से राहुल गांधी जी के खिलाफ में देश के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और एक पूंजीपति वर्ग खिलाफ भी हुआ, क्योंकि उन्होंने किसान के हक में वो 2013 का कानून बनवाया। जी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि सर 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पारित था, जो उस वक्त लागू था 2016-17 में, जब ये बसीरपुर तलोट घाटा शेर में जो प्रस्तावित था, उस वक्त जो जमीन लेनी थी, तो उस कानून को बाईपास क्यों किया? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सर, अगर लाभ कमाने की मंशा उनकी नहीं होती तो कानून को बाईपास नहीं करते, वो कानून के माध्यम से जमीन दिलवाते, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर लगता। सर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है पहले कलेक्टर रेट लगता है, फैक्टर लगता है, फिर उसके बाद सोलेटियम लगता है, उस सारी जो कैलकुलेशन है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, जो उसका सेक्शन 26 से 32 तक समझाया गया है। इन्होंने तो सर क्या किया, किसानों को उनका जवाब आया था कि 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से अगर जोड़ भी लिया जाए तो भी किसान घाटे में नहीं है। आप तर्क सहित इस बात का जवाब दीजिए। इसका तर्क सहित मैं देता हूं सर। नंबर 1 बात जी, उन्होंने कहा, इसका एक पूरा मैं उस समय कलेक्टर रेट 12 लाख के करीब बताया गया, 12 लाख उन्होंने बताया। लेकिन सर दरअसल क्या होता है, 2013 का एक्ट ये कहता है कि कलेक्टर रेट के आधार पर कैलकुलेशन नहीं होती है, जो सराउंडिंग में मैक्सिमम है उसके आधार पर कैलकुलेशन होती है। अब उस समय वो इलाका नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में था, और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की जो फ्लोर रेट है उसके अकॉर्डिंग उस वक्त बसीरपुर तलोट घाटा शेर की जमीन का फ्लोर रेट था न्यूनतम 20 लाख रुपए प्रति एकड़, तो उनको 20 लाख, 12 लाख की गलत बयानी हो रही है। हाँ, गलत बयानी हो रही है। कलेक्टर रेट ये नहीं था, कलेक्टर रेट तो था, लेकिन मैक्सिमम लेना होता है सर। देखिए सर, मैं जो बात कर रहा हूं सबसे पहले तो ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जो भी मैक्सिमम उस लैंड का जो भी रेट है, वो चाहे मार्केट रेट हो, वो लेना होता है। अब वो एरिया जो है वो केवल एग्रीकल्चर, कलेक्टर रेट नहीं लेना होता, मार्केट रेट लेना होता है, जो मैक्सिमम है। चाहे फ्लोर, अगर एनसीआर में है तो फ्लोर रेट लेना होता है। अब वो एनसीआर में था उस वक्त, आज भी है, तो वो एनसीआर में उस वक्त जो 2016-17 का जो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कि 20 लाख रुपए प्रति एकड़ था, तो वो क्यों नहीं लिया गया? अगर कलेक्टर रेट ये ले रहे थे तो कलेक्टर रेट में भी रजिस्ट्री में सर सबसे विचित्र बात क्या है, रजिस्ट्री में पता क्या लिखा गया है कि बसीरपुर तलोट घाटा शेर मुकंदपुरा और ये ताजीपुर शाहपुर अव्वल 6 गांव में लॉजिस्टिक का प्रस्तावित था, जिसमें 3 गांव में बनना था, 3 गांव रोड कनेक्टिविटी के लिए जमीन लगी थी। तो रजिस्ट्रियों में लिखा गया था बसीरपुर तलोट घाटा शेर के जमीनों के रजिस्ट्रियों में कि 6 गांव में जो अधिकतम कलेक्टर रेट है वो यूज किया जा रहा है फाइनल कैलकुलेशन के लिए। और सर सबसे बड़ी विचित्र बात देखिए कि 2016-17 के उस वक्त में शाहपुर अव्वल, जिसे हम मांदी गांव के नाम से जानते हैं, उसका कलेक्टर रेट था 17,10,500 रुपए, तो फिर वो क्यों नहीं लिया गया? दरअसल कलेक्टर रेट निर्धारण में ही बहुत बड़ा फ्रॉड है। और सर जो 12 लाख रुपए जो डॉक्टर अभय सिंह बता रहे हैं, वो अब जमीन तो अलग अलग किस्म की है ना भाई, घाटा शेर की थोड़ी सी कम उपजाऊ जमीन है, लेकिन जो बशीरपुर की जमीन है उसमें तो नहर के पास की भी सिंचित भूमि है, उसमें तो अरावली के पास की भी सिंचित भूमि है, जिसका कलेक्टर रेट बहुत ज्यादा था। और ये देखिए कि कलेक्टर रेट 50-50 लाख होने के बावजूद ये हिंदुस्तान का पहला केस है जहां 30 लाख रुपए तो फाइनल मुआवजा तय कर दिया गया। मतलब लैंड की सिचुएशन अलग अलग है ना, कोई नहर के पास जमीन है सर, कोई बारानी जमीन है, कोई सिंचित भूमि है, कोई अरावली के पास की जमीन है, मतलब बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। तो सारे लैंड को एक ही लाठी से हाँक दिया, 12 लाख रुपए प्रति एकड़, उसमें भी कलेक्टर रेट मांदी वाला नहीं लिया गया, जबकि रजिस्ट्री में लिखा गया। इसका मतलब जो आप रजिस्ट्री में लिख रहे हो और जो कर रहे हो वो अलग अलग है, तो इसे फिर क्या कहेंगे, फ्रॉड ही कहेंगे। हम एक चीज मान लेते हैं आपकी बातों से, अगर आपकी बात सारी सही है तो किसानों को नुकसान हुआ डॉक्टर अभय सिंह यादव की वजह से। वह चाहते तो ज्यादा दिला सकते थे, मुख्य भूमिका में थे, उन्होंने नहीं दिलाई। इससे ये कैसे प्रूव करेंगे कि किसी की जेब में पैसा चला गया? भ्रष्टाचार की बात देखिए सर, क्योंकि जो किसान आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो किसान आए अभी 3-4 दिन पहले, मैं एक बार उनका वीडियो भी मैं आपको दिखवा दूंगा, बीच में आपने सुन भी लिया होगा, हम दिखा भी देते हैं बीच में। और ये गर्दों को झूठा और सारे आरोप गलत हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप चल रहा है भ्रष्टाचार, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया इसके बारे में, ना हम सरकार के पास गए थे कि आप हमें हमारी जमीन ले लो और पैसे दे, तो हमने ऐसा नहीं कहा, ना हमारे कोई बिचौलिया था बीच में। हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये चीज की कि जल्दी विकास होगा,
हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसके ऊपर कुछ रोजगार मिलेंगे, इसलिए जमीनें देनी शुरू करी थी। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने नहीं दी, उनकी अपनी इच्छा है, उस पर थोपना भी नहीं है, और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा भी होगा वो ठीक है। तीसरी बात, हमें मुआवजा उस हिसाब से ठीक मिला है, हमें नहीं कहते साहब बहुत कम मिल गया। तो उस टाइम सर्कल रेट सिर्फ 12,70,000 के आसपास था। अब वो भूख तो देखिए किसी की खत्म नहीं होती कि साहब इतना तो चला जाना चाहिए, उतना चला जाना चाहिए। हकीकत में हम लोग 1 रुपया हमने HSIDC को नहीं दिया, ना किसी के आदमी को दिया। और HSIDC जहाँ तक मैंने कुछ प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में सुना है, नहीं साहब प्राइवेट संस्थान है। ये प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये सरकारी संस्थान है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं तो खुद बोलता हूँ भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार ने किया होगा, हमने नहीं किया भ्रष्टाचार। हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, और ना आरोप सिद्ध हो सकता है। हमारे पास तथ्य है, पैसा है हमारे बैंक में है, कोई कैश नहीं दिया, ना कोई कैश दिया हमने, इसलिए सारे के सारे आरोप निराधार हैं। अब आप पूछ सकते हैं कोई सवाल होता है। आपने वीडियो सुना? हाँ, मैंने सुना है कि जी जी, कि सबसे बड़ी बात तो मैं आपके दो सवालों में सर मैं दोनों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा कि किसान जो आए हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 6 जुलाई को, सोमवार को जी, और ये 9 जुलाई को लगभग ये गुरुवार के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले डॉक्टर अभय सिंह ने भी की ना? उससे पहले डॉक्टर अभय सिंह ने की थी 8-10 दिन पहले। तो जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता में जागरूकता फैलने लगी, तो अब आपको पता है कि डॉक्टर अभय सिंह को लगा कि मेरी राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है। जी, और जो व्यक्ति सर 10 साल विधायक रहा है, उसके कुछ चंद समर्थक तो होते ही हैं। उसे मैक्सिमम वो लोग थे जो तलोट के, कुछ घाटा शेर के, बशीरपुर के जो ओरिजिनल जिनका केस है, बशीरपुर की तो बहुत सारी गांव बस्ती के लोग उस सभा में थे ही नहीं सर। उसमें देखिए हर नेता के कुछ समर्थक होते हैं। अब सच बात इसमें यह है जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अभय सिंह ने क्या किया, अभय सिंह समर्थक किसान आए, हाँ, आम किसान नहीं आए। आम किसान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम किसानों की नहीं, आम किसानों की नहीं है सर। आम किसान तो बहुत सारे कोर्टों में लड़ रहे हैं, सामने आने से वो दरअसल क्या होता है कि सर बहुत सारे किसान सामने आए भी नहीं है। और डॉक्टर अभय सिंह जी जानबूझकर अपनी राजनीतिक खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अपने समर्थकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे आपके सवाल के जवाब में आता हूं कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है जी। आप कह रहे हो कि भी ये कैसे साबित होता है कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने पैसा खाया है या क्या चीज है? मैं तो ये कहना, चलो जमीन सस्ती दिला दी, बहुत वाजिब सवाल है। इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। देखो सर सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है रेट हैज बीन डिसाइडेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नांगल चौधरी थ्रू एमएलए नांगल चौधरी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स में है। अब सारा काम तो डॉक्टर अभय सिंह यादव जी की देखरेख में हुआ है, रेट उनकी देखरेख में तय हुआ। पहले उन्होंने ये कहा मनोहर HSIDC के अधिकारियों को कि आप बावल से यहां आए, मैं आपको कम से कम रेट में जमीन दिलवाऊंगा। इसका मतलब उन्होंने कम से कम रेट में जमीन दिलवाई। अब जो मैं बात कह रहा हूं कि ये जमीन अगर 70 लाख रुपए पर एकड़ में जाती सर, तो 900 एकड़ जमीन की कैलकुलेशन बननी थी लगभग 630 करोड़, और ये 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 900 एकड़ जमीन 270 करोड़ में HSIDC कंपनी को थमा दी गई। इसका मतलब 360 करोड़ कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। हम तो एक बात कह रहे हैं, यही तो जांच का विषय है। हमें पूरा अंदेशा है सर कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने इसमें कुछ करोड़ गबन किए हैं। ये हमें अंदेशा क्यों है? देखो सर, कोई भी बिचौलिया किसी का फायदा ऐसे नहीं कर देता। लेकिन मेरा एक सवाल है, सामने जो खरीदार है वो HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, सामने सरकारी एजेंसी है, सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी तो रिश्वत देने से रही, ना दलाली देने से रही। सरकारी कंपनी किसी को कैसे रिश्वत दे सकती है? इसमें एक सबसे बड़ी बात है, देखिए सर, इस देश में टेबल के नीचे कैश में बहुत लेन देन होता है, आपको पता है। हम तो ये कह रहे हैं, यही तो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में, CBI की निगरानी में एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। सर ये तो जो वर्तमान घटनाक्रम है उससे तो ये अंदेशा जाहिर हो रहा है ना कि बिचौलिए तो डॉक्टर अभय सिंह जी थे। और सर कोई भी बिचौलिया किसी का फायदा ऐसे ही नहीं करा देता है। कोई बिचौलिया 360 HSIDC का फायदा हुआ है। HSIDC में सारे व्यक्ति तो सरकार के हैं, वो पैसा कहां लेकर के जाएंगे सर? फायदा तो यही तो एक इंक्वायरी का विषय है कि सरकार, अब सबसे बड़ी बात यह है कि HSIDC कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।
सर HSIDC के अधिकारियों को रेट नेगोशिएशन कमेटी बनने से पहले डॉक्टर साहब ने बशीरपुर तलोट घाटा शहर की सैर करवा दी थी बावल से, जब ये रद्द हुआ, जब ये पूरा कार्यक्रम, पूरा जो लॉजिस्टिक। इसका मतलब इसमें सबसे अग्रणी भूमिका में डॉक्टर अभय सिंह जी नजर आते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा कि मैं सस्ते में दिलवाऊंगा। यही तो जांच का विषय है कि भाई उन्होंने कितने करोड़ गबन किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब स्थिति स्पष्ट करें। अब ये अब आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास ऐसी कोई, आप जो कह रहे हो कि भाई कहां पैसा खाया है, कहां पैसा हुआ है, वर्तमान घटनाक्रम से तो स्पष्ट है सर। ऐसा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं देखो 360 करोड़ का कोई फायदा करा रहा है, ऐसे करा देगा। आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, कौन HSIDC का कौन अधिकारी क्यों देगा, उसे इससे क्या लाभ हो सकता है? देखिए, हम दर्शकों को जस्टिफाई करने के लिए आपको बिठाए हैं, आप तर्क सहित बता दीजिए उसको लाभ क्या होगा। तर्क सहित सर HSIDC को लाभ, गवर्नमेंट को लाभ, लेकिन मान लिया गवर्नमेंट को लाभ हुआ, मान ली आपकी बात डॉक्टर अभय सिंह की वजह से सरकार को कम पैसे में जमीन मिली, मान ली, तर्क संगत है। ये भी मान लिया कि डॉक्टर अभय सिंह चाहते तो किसानों की जेब में और पैसा जा सकता था, मान लिया। बिल्कुल। पर व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को रिश्वत गई हो या किसानों को नुकसान पहुंचा करके अधिकारी की जेब भरी गई हो, व्यक्तिगत, सरकार की मान रहा हूं, सरकार के खजाने में नुकसान कम हुआ, सरकार के खजाने पर बोझ कम पड़ा आपके हिसाब से, मैं भी उससे सहमत हूं आपकी बात। किसानों को और ज्यादा दिलाया जा सकता था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को अगर मनोहर लाल को राजी कर लिया जाता तो ज्यादा पैसा मिल सकता था। भ्रष्टाचार, वही भ्रष्टाचार से यही तो जांच का विषय है कि ये हिंदुस्तान में आम बात है कि बड़े बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में टेबल के नीचे से सेटिंग होती है। आप इतना करोड़ का फायदा करिए, हम आपको इतना देंगे बिचौले के रूप में। ये जो वर्तमान घटनाक्रम से दिख रही, यही तो जांच का विषय है महेश जी। तो मतलब HSIDC नाम की जो संस्था है सरकारी, वो भी रिश्वत देती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी सस्ती जमीन खरीदने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए पैसे देती है। बिल्कुल। उन्होंने हमें पूरा अंदेशा है कि डॉक्टर अभय सिंह को काफी बड़ा अमाउंट दिया है। इसकी जांच हो जाए, जांच होनी चाहिए। 360 करोड़ का फायदा हुआ तो जांच होनी चाहिए कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने 30-40 करोड़। चलिए, अब इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल जमीन कितनी थी, किन किन गांवों की थी और किन किन गांवों की, क्योंकि प्रथम चरण अभी शुरू होने जा रहा है, उसके टेंडर हो गए। प्रथम चरण में जिन गांवों की जमीन है लगभग 450 एकड़ के करीब, उनमें शायद जो है कोई लीगल लिटिगेशन वाला मामला नहीं है। कौन से गांवों के किसान हाईकोर्ट गए और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्हें क्या राहत मिली, वो पूरी कहानी एक बार बताइए। देखिए सर, शुरुआत में 900-950 एकड़ में जमीन लॉजिस्टिक का प्रस्तावित था। हुआ क्या महेश सर, आदरणीय पत्रकार साहब, कि ये जो बशीरपुर गांव के किसान थे जी, ये बहुत सारे किसान अपनी इस कीमत से मतलब असहमत थे। उन्होंने ऑब्जेक्शंस भी लगाए। जैसे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टर अभय सिंह के समर्थक डॉक्टर अभय सिंह जी कह रहे हैं सहमति सी दी, ये बहुत पॉइंट आ रहा है ना जी जी। तो ऑब्जेक्शंस मैं सारे दिखा चुका हूं 17 जनवरी 2026 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप अभी भी दे दीजिए, हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, पढ़ना चाहेंगे जो दर्शक पढ़ लेंगे। वाले सवाल के आपके जवाब देता हूं कि एक्चुअली लीगल बैटल क्या था। सर, ये जो 408 एकड़ अभी जो आप बता रहे हो, इसमें भी पेच है। इसमें क्या पेच है? इस 408 एकड़ में भी 2-3 एकड़ जमीन ऐसी है जो केस चल रहा है बशीरपुर के किसानों का, जिनके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी लॉजिस्टिक हब एक तरीके से पूर्ण रूप से उसको एक तरीके से हरी झंडी नहीं मिल गई है। चल क्या रहा है सर, हाई कोर्ट में ये मामला गया, सितंबर 2024 में किसानों के पक्ष में फैसला आया जी जी। हाई कोर्ट ने सिंपल एक बात कही। हाई कोर्ट में कितने के एकड़ जमीन वाले किसान गए थे, किन किन गांव के गए थे और क्या राहत मांगने गए थे? 91 पेटिशनर्स गए थे। उन्होंने बेची नहीं थी जमीन। हाँ, कई किसानों ने बेची नहीं थी, वो ये कहने गए थे। 2017 में सरकार ने जो संशोधन किया कानून का, उसकी भी बताइए। हाँ, वो पूरा बताइए आप। दरअसल क्या था सर, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को इन्होंने बाईपास किया। मैं इसकी पूरी शुरुआत से भूमिका बता, हाँ बता दीजिए। बाईपास किया, फिर कुछ किसान सहमत नहीं हुए जमीन देने के लिए, तो डॉक्टर बाईपास कैसे किया, क्या एक्ट 2013 के कानून को हटा के सहमति मॉडल अपनाया गया कि भाई साइन कर दो। उसमें क्या लिखा गया लेटर में कि हम सभी किसान उचित रेट पर जमीन देने को तैयार हैं। अच्छा, उचित रेट का मतलब क्या है सर? उचित रेट तो 30 लाख भी हो सकता है, 70 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। उचित रेट की परिभाषा क्या है? उसमें भरा नहीं गया। इसका मतलब क्या है? फैक्ट्स को कंसील्ड किया गया, छुपाया गया तथ्यों को। फिर बंद कमरों में रेट डिसाइड हो गया। किसानों को तो बाद में पता लगा कि ये तो 30 लाख हो गया। कई किसानों ने ऑब्जेक्शंस लगाए, मैंने रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिखाए। फिर सर हुआ क्या, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें नहीं दी। वो लोग अपने हाई कोर्ट पहुंचे अपने लीगल बैटल को, कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि सर हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं है। देखो सब हर किसान ने यही कहा शुरू से, जिनकी जमीनें जिन्होंने नहीं बेची वो भी ये कह रहे हैं हमें विकास विरोधी करार। कौन से सन में ये गए? ये सर 2017-18 में ही चले गए थे और हाई कोर्ट गए, क्योंकि 2017 में लैंड कंसोलिडेशन एक्ट आया।
उसके खिलाफ में उस एक्ट में क्या उस प्रावधान एक्ट किया में गया? क्या था मैं बताता हूँ। जब जमीनें सर 2013 के अनुसार नहीं दी गई और फिर बहुत सारे किसानों ने जमीन नहीं दी, तो डॉक्टर अभय सिंह ने सोचा कि ये तो जमीन नहीं देंगे तो लॉजिस्टिक हब नहीं बनेगा, तो उन्होंने दबाव पूर्वक रणनीति बनाने के लिए लैंड कंसोलिडेशन एक्ट पास करवाया कि भाई अगर काफी किसानों ने जमीन दे दी तो आपको भी देनी पड़ेगी, बदले में आपको घाटा शेयर मिल जाएगी, यहां जमीन मिल जाएगी, इस तरह का दबाव बनाया गया। किसान पहुंचे 2017 के उस एक्ट के खिलाफ में और इस तमाम जोर जबरदस्ती के खिलाफ में हाई कोर्ट, उस एक्ट को कैंसिल कराने के लिए। हाँ, कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट में बहस हुई सर, किसानों की तरफ से वकील खड़े हुए, हाई कोर्ट ने सीधा स्टेटमेंट ये दिया कि व्हाई यू बाईपास द लैंड एक्वाइजिशन एक्ट 2013, आपने 2013 भूमि अधिग्रहण कानून को क्यों बाईपास किया? मतलब तो जमीन खरीदने को भी तो गलत ठहरा है एक तरह से। हाँ, प्रक्रिया पर सवाल उठाया सर हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने लैंड कंसोलिडेशन एक्ट की सेक्शन 7 को अल्ट्रा वायरस बताया सितंबर 2024 के ऑर्डर में कि आप कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं कि आपको बदले में दे देंगे, ये कर देंगे, जब किसान देना नहीं चाहता, आपको जमीन लेनी है तो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार लीजिए ना। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है कि आपने सेक्शन 26, सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 जो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का है उसके अनुसार आप ले नहीं रहे हो, और आप नया स्टेट में असेंबली में कोई बिल पास करा के आप डरा धमका रहे हो किसानों को। फिर ये आया सर, ये पूरा अपना जजमेंट किसानों के पक्ष में आया। असली खेल तो उसके बाद रचा गया। डॉक्टर साहब ने सितंबर 24 में आते अखबार में एक एड निकलवाई, क्योंकि अक्टूबर 24 में विधानसभा के चुनाव थे, कि लॉजिस्टिक हब में हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने इस तरह से प्रदर्शित किया कि हरी झंडी मिल गई है, सब बढ़िया है, मतलब फैसला किसानों के पक्ष में, और अखबार में मार्केटिंग कैसे की, उलट। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हुआ। किसानों के मेरे पास कॉल्स आए काफी सारे, तेजपाल भाई अपन हाई कोर्ट में हार तो नहीं गए, कि देखो सर किसान बड़ा भोला भाला होता है, उसको वो कोर्ट की जजमेंट की भाषा थोड़ी समझ आती है बेचारों को। मैंने कहा अपन केस नहीं आ रहे हैं और बहुत अच्छा जजमेंट आया, आप बेचिंतित रहिए, बेफिक्र रहिए, आपको आपका कानून सम्मत मुआवजा मिलेगा। उसके बाद फिर ये मामला धीरे धीरे, अब उसके बाद फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा मैं इसके कारण बताता हूँ। पहले तो हाई कोर्ट के फैसले के, हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया? पहले गवर्नमेंट गई। अच्छा, गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट ने पहले पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 15 मई 2026 को लेटर जारी होता है कि आपको जमीन देनी पड़ेगी, जोर जबरदस्ती कब्जा कार्रवाई का आदेश थे सर। किसान डर गए, सरकार ने कर दिया। हाँ, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से 15 मई 2026 को। मेरे पास बहुत सारे किसानों के फोन कॉल्स के माध्यम से उन्होंने मुझे संपर्क किया, पहले मेरे संपर्क में थे, बताया कि सर तेजपाल भाई ये तो ऐसे लेटर थमा रहे हैं, लेटर की कॉपी मैंने मांगी, सारी चीजें हुई, तो फिर हमने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट गए, और मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट में देश की एक बहुत ही निर्भीक आवाज और ईमानदार वकील रिस्पेक्टेड प्रशांत भूषण जी के नेतृत्व में केस लड़ा, और पूरी लॉयर्स की टीम ने बहुत अच्छे से केस लड़ा, इस पर स्टे हुआ। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे किया। अब डॉक्टर अभय सिंह जी स्टे को महज औपचारिकता बता रहे हैं कि जी कोर्ट तो स्टे दे देता है। कोर्ट ऐसे स्टे नहीं देता सर। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो ना इंडस्ट्री के खिलाफ है ना किसानों के खिलाफ, वो जस्टिस की बात करते हैं। ये स्टे इसलिए हुआ, सरकार के वकीलों ने ये कहा कि जी हमने तो जमीन का मुआवजा तय कर दिया और ये इंडस्ट्री रुकवाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तमाम तरह की दलीलें गढ़ी गई। किसानों ने कहा हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, वकीलों ने, किसानों की तरफ से वकीलों ने कहा कि भाई इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, ये चाहते हैं कि लॉजिस्टिक हब बने, लेकिन इनको 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा मिले। किसानों की ओर से कह दिया वी आर नॉट अगेंस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वी आर नॉट अगेंस्ट, वी वांट राइट कंपनसेशन। जी जी। हाँ, उसके बाद सर फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना, स्टे किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको 2013 भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ है सितंबर में। अब जब देश की न्यायपालिका सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर आप सोचो कि किसानों के फेवर में ये बात कह रही है, तो आप ये तो मानते हो ना कि लीगल प्रक्रिया के साथ फ्रॉड हुआ है। जी जी। और उस फ्रॉड के तहत फायदा तो हम थोड़ा सा एक बीच में एक सवाल करना चाहें। जो जमीन खरीदी गई है, उस खरीदी गई जमीन के आधार पर जो मुआवजा मिला 30 लाख रुपए, लगभग 30 लाख रुपए, 30 लाख मिला। अगर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार अगर मुआवजा दिया जाए, या आगे कभी इस तरह की स्थिति आई, तो किसानों को कितना मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को? देखिए सर, अगर फिलहाल के अनुसार दी जाती है तो फिलहाल कलेक्टर रेट काफी ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, फिलहाल के अनुसार नहीं, उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो मिनिमम 70 से 80 लाख रुपए तो मिनिमम मिल रहा था। क्योंकि दरअसल क्या होता है, सरकार बावल से चली गई, सरकार वहां से नांगल चौधरी से भाग जाएगी। बावल में तो कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग डिमांड कर रहे थे, तो वहां तो 70 लाख सरकार दे सकती थी। वहां 70 लाख देने में मान लीजिए अभी सरकार को 70 देना पड़ा, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का प्रस्ताव ही सरकार जो है वहां से कैंसिल करती है, तो फिर क्या होगा?
नहीं, फिलहाल सरकार शायद महंगी जमीन नहीं खरीदेगी, सरकार ऐसा- महंगी नहीं खरीदी, लेकिन सर इस देश में ये भी तो नहीं हो सकता कि किसान बेचारा जो अपने जमीन का सीना चीर के सर देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसकी दादालाई जमीन और जा रही है। सरकार उसमें दादागिरी दिखा रही है, सरकार दादागिरी दिखा रही है, सरकार और को उदारता दिखानी चाहिए। उदारता दिखानी चाहिए। और फिलहाल अगर भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जमीन ली जाती है तो फिलहाल तो कलेक्टर रेट सर 65 70 लाख रुपए पहुंच गए बसीरपुर में। कलेक्टर रेट में भी ये फ्रॉड पता है क्या है, 2017 से 19-20 तक सर रेट नहीं बढ़ाएगी, कलेक्टर रेट बढ़ाना होता है। ये जो नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, इन्होंने कलेक्टर रेट बढ़ने नहीं दिए और जैसे रजिस्ट्री हुई कलेक्टर रेट आसमान छूने लगे। ये भी एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। उसके बाद तेजी से, हाँ, उसके बाद तेजी से तो पहले कलेक्टर रेट स्थिर रखे हाँ, गए, और खुद राजनीतिक मतलब राजनीतिक प्रभाव में कलेक्टर रेट नहीं बढ़ने दिए। और खुद इन्होंने जमीन ले ली वहां लॉजिस्टिक हब के पास में 9.25 एकड़ 9.25 एकड़ जमीन इन्होंने ली है। मैंने उसमें जमाबंदी में दिखाया है। तो वो तो मान ही रहे मैंने खरीदी। हाँ। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि जी मैंने खरीदी है, जमीन खरीदना कौन सा पाप है। उन्होंने कहा कि जी 1961 में मेरी माताजी ने खरीदी थी 4 एकड़, कुछ अतीत का उदाहरण दिया। देखिए सर, जमीन खरीदना पाप नहीं है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। भाई साहब, आप कावी के रहने वाले हो, आपको जमीन खरीदनी थी तो आप मुरारपुर वाली में कावी वाली जमीन में खरीद लेते हैं ना। आपको वहां लॉजिस्टिक हब में सर बसीरपुर के काकड़ के पास खरीदने की क्या जरूरत पड़ी और कह रहे हैं कि जी मैंने तो दूसरे गांव में खरीदी है। अब महेश जी, आप खुद इतने अनुभवी पत्रकार हो, आपने इतनी चीजें देखी, आप खुद जानते हो कि हमारे गाँव में सीमा होती है गाँव की, जिसे हम काकड़ नाम से बोलते हैं। जी। अब बसीरपुर जहां खत्म हो रहा है, जहां लॉजिस्टिक हब बसीरपुर में तलोट घाटा से प्रस्तावित है, और बसीरपुर की सीमा खत्म होते ही जो अमरपुर जोरासी की सीमा शुरू होती है, वहां इन्होंने 9.25 एकड़ जमीन ले ली है और कह रहे हैं कि जमीन खरीदना कौन सा पाप। इसका मतलब इनकी डॉक्टर अभय सिंह जी की मंशा कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बड़ा लाभ कमाने की थी, और 9.25 एकड़ तो इनकी मिली है। जांच होगी तो पता लगेगा, इन्होंने अपने चेले चपाटों के मार्फत में हमें पूरा अंदेशा है, काफी जमीन खरीदवाई है। जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको बहुत भारी दिक्कत हो रही है हमारे तथ्यों और दस्तावेजों के साथ हो रहे खुलासों से, तो इसमें पूरे एक हाई लेवल इंक्वायरी। डॉक्टर अभय सिंह सारे तथ्यों के साथ, जैसे आप ये पेपर लेकर के बैठे हैं मेरे पास, वो भी पूरे तथ्यों के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे पिछले दिनों। उन्होंने भी सारी बातें कही है, आपने सुनी होगी उनकी भी बातें। और ये इश्यू जो है अभी आपको लगता है राजनीतिक इश्यू बनता जा रहा है धीरे धीरे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो तेज प्रकाश इंजीनियर है राव इंद्रजीत की वजह से उठ रहा है, लेकिन आपने सफाई भी दी कि मैं किसी का अनुयायी नहीं हूँ इस मामले में, मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार उठा रहा हूँ। तो आपको लगता है ये राजनीतिक इश्यू अगर बनेगा तो इलाके को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से हाथ धोना पड़ सकता है? ऐसी स्थिति तो नहीं है मेरे ख्याल से अब तो, क्योंकि प्रथम चरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। हाँ, देखिए सर, मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूँ। जहां तक आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजपाल इंजीनियर तो उनसे मिला, मैं इस बात पे मैं स्पष्टीकरण पहले भी काफी बार दे चुका हूँ। मैं सर प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी जो है स्वराज इंडिया के संस्थापक और राष्ट्रीय किसान नेता और प्रसिद्ध चुनाव विश्लेषक है, उनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं, और मैं तो उनका सिपाही हूं सर। उनके सानिध्य में मैंने अपने एक्टिविज्म किया है, और मैंने 2019 से विधानसभा चुनाव भी प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी की पार्टी स्वराज इंडिया से लड़ा था, नांगल चौधरी से 2019 में। हम ये बात कह रहे हैं महेश जी, आपको काफी लंबा अनुभव पत्रकारिता का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस विषय में कि हिंदुस्तान में ये एक बड़ा चलन है कि जब भी कोई इशू उठाया जाए तो उस मेन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उसको सियासी चर्चा दी जाती है। जैसे जब अन्ना आंदोलन चला 2011 में, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो भाजपाइयों के खड़े किए हुए हैं लोग, और जब 2020-21 में जब किसान आंदोलन चला तो बहुत लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेसियों के खड़े हुए किसान है। हम ये कह रहे हैं कि इसको सियासी लड़ाई न बनाएं, आप फैक्ट्स पे ध्यान दें। मैं मीडिया कर्मियों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप फैक्ट्स पे गौर करें कि भाई जब सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का है, वो इसके अग्रेता थे, इस प्रोजेक्ट को लाने वाले थे, तो ये सवाल तो बनता है ना कि क्यों उन्होंने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बाईपास किया। रही बात आपने अंतिम में जो कही कि सर लॉजिस्टिक अब बनेगा नहीं बनेगा, किसान शुरू से कह रहा है वी आर नॉट अगेंस्ट द इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। हम उसके खिलाफ नहीं है सर। किसान बेचारा कह रहा है आप बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारी दादा लाई जमीन का मुआवजा तो दे दो। सर राजा वाली ढाणी के बहुत सारे किसान हैं जिनको कुएं पे रहते थे बेचारों के मकान तक ढह गए सर, मकानों तक के पैसे नहीं मिले। बताओ, अगर 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू होता तो उसमें रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का एक कॉलम होता है, पुनर्स्थापना पुनर्निवास, उसके अनुसार पैसे मिलते। इन्होंने तो सर पूरा प्रक्रिया के साथ फ्रॉड करके किसानों के साथ धोखा कर दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम कह रहे हैं विकास और न्याय साथ साथ चले, विकास भी चले न्याय भी चले। मेरा एक सवाल है, सरकार का अतीत में एक तर्क रहा है लिटिगेशन से बचने का। जमीन खरीद रहे हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला दो अलग अलग भूमिका में हो गए। सरकार खरीदने वाली भूमिका में हो गई और आप बेचने वाले।
नेगोशिएशन करेंगे जो भी कोई खरीदने बेचने वाले। तो सरकार ने जमीन खरीदी लिटिगेशन से बचने के लिए। जैसे अभी बताया, मैं प्रथम चरण की बात कर रहा था, 450 एकड़ या इससे कुछ 408 एकड़ 408 एकड़ जिसमें निर्माण कार्य अब शुरू होने जा रहा है, जिसके टेंडर हो गए। आप बता रहे 2-3 एकड़ अभी उसमें से नहीं मिली है। अब 2-3 एकड़ वाला अगर कोई अड़ करके बैठ जाए तो परियोजना तो रुक जाएगी। इसके लिए कोई न कोई तो रास्ता सरकार को भी निकालना होगा ना। हाँ बिल्कुल, सरकार को देखो सर उदारता दिखानी चाहिए। जिन किसानों के बेचारों की दादालाई जमीन जा रही, आप एक बात सोचो सर, अब किसान के पास 400 एकड़ वाले को तो सरकार 30 लाख रुपए दे, और वो जो अड़ करके खड़े हो गए 8 एकड़, उनको मान लीजिए 70 लाख दे दिया जाए, तो बाकी क्या रुकेंगे क्या? बाकी 70 लाख के लिए नहीं अड़ेंगे। बाकियों की भी आवाज उठानी चाहिए। देखो सर, जो लीगल है वो होना चाहिए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, देखो महेश सर, सरकार को उदारता दिखानी चाहिए। आप एक बात हो सर, लॉजिस्टिक हब में क्या कोई रोजगार की गारंटी दी है? डॉक्टर बेसिंग जी कह रहे रोजगार मिलेगा, क्या उन्होंने नांगल चौधरी के किसी युवाओं का कुछ रोजगार का वहां के लोगों के लिए स्पेशल कुछ प्रावधान किया? नहीं किया। इसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा। इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा रोजगार होता है, कोई मारुति सुजुकी का प्लांट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंटेनर्स कंटेनर्स का लोडिंग अनलोडिंग का हैंडलिंग है, जो हैंडलिंग है कुल मिलाकर, लेकिन मेन मटेरियल हैंडलिंग है, सरकार को उदारता दिखानी चाहिए। सर, क्या किसानों को वहां प्लॉट मिला है? नहीं। मकानों का पैसा मिला है? नहीं। लॉजिस्टिक हब में कुछ परसेंट उनकी कुछ हिस्सेदारी है? नहीं। सर, उनकी तो दादालाई जमीन चली गई ना। सर, हमारे एक बात कहावत होती है कि जमीन है ना दादालाई होती है, इसे पीढ़ियां खाती है सर। अब जिसके बेचारे के 4 किल्ले जमीन आती है सर, 3 किल्ले आती है, उसकी पूरी चलेगी। उसके बच्चों को नौकरी का कुछ गारंटी दी नहीं सरकार ने, प्लॉट दिया नहीं, नौकरी दी नहीं, मकानों का पैसा दिया सर। जैसे माजरा एम्स की बात आती है कि यहाँ एससीओ मिला, सॉपकम ऑफिस की जो जगह मिली है, इस तरह कुछ होना चाहिए था। जो बिल्कुल होना चाहिए था। अच्छा, एक माजरा एम्स से जो कंपैरिजन किया जा रहा है, मैं तो एक बात कहता हूं महेश जी, ये दरअसल पता खेल क्या है? ये है लॉजिस्टिक हब में जो गलत काम हुए, जो कानूनों की अनदेखी हुई, उससे बचने के लिए डॉक्टर अभय सिंह यादव जी माजरा एम्स का सहारा ले रहे हैं। माजरा एम्स परियोजना और महेश जी, ये दोनों लॉजिस्टिक हब दोनों अलग अलग है। कैसे, मैं सब बताता हूं। आप याद करो, आजादी से पहले जब देश का किसान साहूकारों के कर्ज तले दबा रहता था, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता था, उस वक्त भी सोचो सर, किसान जनहित के कामों के लिए इतना उदार होता था कि अपनी बची कुची जमीन को गौशाला के लिए, गोचर भूमि के लिए, या शिक्षा के माध्यम से स्कूल स्थापित करने के लिए, अस्पताल के लिए देता था, क्योंकि उसे पता था जनहित के काम है। तो माजरा एम्स परियोजना एक अलग परियोजना है, और लॉजिस्टिक हब परियोजना, उसमें तो सर सरकार को फायदा है, किसान को क्या फायदा? वो तो एक इंडस्ट्रियल पर्पज है। दोनों की तुलना ही बेईमानी है। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, माजरा एम्स में कौन से किसानों ने कहा कि हमें सही मुआवजा नहीं मिला? किसने ऑब्जेक्शन लगाई? नहीं ना सर। बसीरपुर, तलोट, घाटा शेर में तो सैकड़ों ऑब्जेक्शन लगे हैं कि हमें सही मुआवजा नहीं मिला। सरकार को ऑब्जेक्शन भेजे सर, रिटर्न में। माजरा एम्स में तो लोगों ने उल्टे जमीन देने के लिए आंदोलन किए कि सरकार को, कि साहब आप हमारी जमीन लीजिए और हमारे एरिया में एम्स स्थापित कीजिए, ताकि कहीं किसी बहन बेटी के साथ, कभी किसी हमारे भाई को कभी स्वास्थ्य खराब हो तो जयपुर जाना नहीं पड़े। सर, इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें जब याद आती हैं कि किसी की जान जोखिम में हो, तो कम से कम उसका फायदा हो, नजदीक इलाज हो सके। अब कोरियावास मेडिकल कॉलेज है, वहां की पंचायत ने सर फ्री में जमीन दी ना, किसी ने मांग की मुआवजे की? नहीं। तो ये परियोजना, मेडिकल परियोजना और लॉजिस्टिक हब, मेरा ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्यों उसकी कंपेयर कर रहे हैं। तेजपाल का जवाब कुतर्क से देके अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों का बचाव करने की तेजपाल इंजीनियर, तेजपाल वकील होते तो और ज्यादा अच्छी पैरवी करते। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि राजनीति में आप सक्रिय तो थे ही, चुनाव लड़ा था, आगे भी नांगल चौधरी में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं? आगे चुनावी मैदान में हम तेजपाल इंजीनियर को देख सकते हैं आगे भी? हाँ सर, जनता चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे, और चुनाव लड़ना कोई गलत नहीं है सर। जब तक चुनावी राजनीति में शिक्षित और मुखर बोलने वाले निर्भीक नौजवान नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता राजनीति में सूचिता की, बदलाव की और सार्थक परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। तो आपको ये लगता है कि ये भी मेरा एक चुनावी मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए सर, किसानों को अधिक मुआवजा दिलाना। मैं एक बात कहता हूं, देखिए सर, अगर इस देश में मुद्दों को उठा के राजनीति की जाए, अगर किसान के, मजदूर के, दबे कुचले वंचित वर्ग के लोगों की आवाज उठा के अगर कोई इसको राजनीति कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। भाई, राजनीति में लोगों का कर्तव्य यह बनता है कि आप दबे कुचले वर्गों के लिए, जो बेचारा, जिनकी, जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज आप उठाएं। यही जो राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की, पंडित नेहरू ने की, जो राजनीति पुराने समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय में जो जिस तरह की राजनीति थी, वैसी राजनीति तभी तो आएगी जब शिक्षित, निर्भीक और ईमानदार नौजवान आएंगे, जनता के हितों के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, लिखेंगे, कोर्टों में जाएंगे, तभी तो हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम जैसे नौजवान ही पीछे हट गए तो फिर बदलाव की उम्मीद कैसे होगी? ठीक।
दोस्तों, आपने इंजीनियर तेजपाल यादव की बातें सुनी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की जमीन को लेकर के इन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इनका जो गंभीर आरोप ये है कि डॉक्टर अभय सिंह चाहते तो किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता था। एनजेपी हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमारा ये मानना है कि परियोजना में कोई अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव पर आरोप लगाए कि इनकी जेब में पैसा गया है तो वह अविश्वसनीय है। इस तरह किसी की जेब में जमीन की दलाली से पैसा नहीं जाता है। HSIIDC किसी को रिश्वत नहीं देती है। HSIIDC के अधिकारी किसी को रिश्वत नहीं देते। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए हम इस मामले में सीधे अपनी तरफ से अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। किसी तरह का भ्रष्टाचार डॉक्टर अभय सिंह के लेवल पर हमें नहीं लगता हुआ है। आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। इंजीनियर तेजपाल अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, इंजीनियर तेजपाल की इस बात में दम है कि किसानों को और अधिक दिया जा सकता था। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार जमीन ली जा सकती थी। इससे किसानों की जेब में अधिक पैसा आ सकता था। आप इंजीनियर तेजपाल यादव के तर्क जो मेरे सामने दिए गए, इनसे कहां तक सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।